हम लोग इनको वो करते हैं, तो इट इज अ ग्लोबल ऑनर फॉर 140 करोड़ इंडियंस एंड वी आर आल्सो इंडियन। अब मैं सूद साहब सीधे अब आपके पास आ जा रहा हूं। मुझे एक चीज ये बताइए कि एज अ समवन हु हैज सर्व्ड इन फोर्सेस, आप तो कोई किसी जब आपको कोई हुक्म मिलता है कि भाई देश का ये है, इस तरफ जाओ, ये जाओ, तो उसमें ये तो सोचा नहीं जाता है कि जान रहेगी नहीं रहेगी, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए, और एक दो लोग नहीं गए हैं, हमने पुलवामा में 40 अपने जवान खोए, हमने गलवान में 20 खोए, मतलब हम नाम पे जो एक एक जगह है, और अगर इस पे कोई जांच नहीं होती, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप तो उस फोर्सेस में इतने दिन रहे, तो वो कहीं डिमोरलाइजिंग इफेक्ट नहीं होता है फौज के ऊपर? ठीक है, आज भी फौज उसको कहेगी नहीं, मुंह तो सिल के रखे हुई है, कोई भी रक्षा, भारत के जो जो भी रक्षा करते हैं भारत की, वो अपना मुंह सिले रहते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछते। लेकिन एज एन इंडिविजुअल डोंट यू फील कि आप लोगों को कभी लगता होगा जब आपकी ये हमारे साथ जाती हो रही है? पहली चीज, इट इज अ डिमोरलाइजिंग थिंग। व्हाई आई एम आस्किंग इज देयर इज अ रीजन फॉर दैट। भारत ने जो ये अभी पहलगाम वाला मामला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जिसकी बहुत बात करते हैं, भारत ने कुछ लोगों को खोया जरूर है जो शहीद हुए हैं। अगर उनको हम एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं, उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं, तो एज एन सिटीजन, मैं फोर्सेस का नहीं हूं, एज अ सिटीजन क्या मेरा ये हक भी नहीं है कि मैं अपने उन लोगों को जिन्होंने मेरी रक्षा के लिए, मेरी मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर अपने प्राण दिए हैं, तो उनका नाम लेके दो शब्द कह सकूं, दो बार याद कर सकूं? इज इट नॉट द मिनिमम? और अगर जो इसको कोई नहीं बता रहा है, वो कहीं ना कहीं इस देश के ओवरऑल मोरालिटी नहीं, मैं तो उसको बहुत सख्त शब्दों में कहूं तो देश के साथ राष्ट्रद्रोह जैसा काम कर रहा है। मैं इस पे थोड़ा सुझाव करूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि ये जो मैं पहले भी पूछ चुका हूं, कहां पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ था? वो अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई है, बिल्कुल चालू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली चीज जो जो आपकी फोर्सेस, आपके लोग अगर शहादत पाते हैं, तो इस देश के लोगों से दो सब शब्द संवेदना की तो अपेक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है। सूद साहब जी, नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर ऐसी घटनाओं पर, जैसे अब पुलवामा हुआ, 40 जवान सीआरपी के मारे गए, अगर उनको याद ना किया जाए, उनके जो कुछ भी उनके साथ हुआ, अगर उनको उस जो है, अब मुझे वो शब्द नहीं आ रहा, उस सेक्रीफाइस को अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए, तो मोराल पे जरूर असर पड़ता है। देश, उस पुलवामा की जो घटना है, उसकी एक इंक्वायरी सीआरपीएफ द्वारा की गई है, परंतु वो उस इंक्वायरी के क्या रिजल्ट्स हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है कहीं पर। और क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसी वजह से हम बार बार ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो जाती हैं और हम उस पे मुंह की खाते हैं। हमें फिर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे। पर मैं एक ऑन अ लाइटर नोट, सीआरपीएफ के जवानों को तो खूब याद किया गया। 2019 के इलेक्शन में उनकी पूरी पीछे फोटो लगाकर उनके नाम पर पहला वोट मांगा गया उनसे। तो दैट इज ऑन अ डिफरेंट सरकास्टिक नोट, बट देन आई एग्री कि उनके यादगार और उनके जो फैमिलीज हैं, उनके पीछे जो रह गए हैं, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, उनके बूढ़े माँ बाप या उनकी वाइफ या उनके छोटे बच्चे, उनकी देखभाल पूरी तरीके से होनी चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। पहलगाम में क्यों सिक्योरिटी नहीं थी, ये बहुत अजीब बात है। क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? 2000 या ज्यादा टूरिस्ट वहां पर रोज आ रहा था, और ऐसा कहा जाता है कि जनवरी से या फरवरी से आना शुरू हो गया था। और गवर्नर साहब या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या जो कुछ भी वहां के अथॉरिटीज हैं, वो कहते हैं कि बिना हमारी सूचना के वहां से टूरिस्ट आ रहे थे। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जो मेरी सूचना है
वहां पर सिवाय 2 या 4 टूरिस्ट पुलिस जिनके पास कोई हथियार नहीं होता, जो लोगों को गाइड करने के लिए होते हैं, उनके अलावा कोई व्यक्ति वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज का नहीं था। नियरेस्ट सिक्योरिटी पोस्ट जो थी सीआरपीएफ की थी, जो वहां कहते कच्चा ट्रैक है और वहां से आने में उनको 2-2.5 घंटे तकरीबन लग जाते थे। तो वो उनको भी पहुंचने में टाइम, जब तक वो पहुंचेंगे तब तक तो मिलिटेंट पता नहीं कहां चले गए होंगे। और ये एक बहुत जबरदस्त आई मीन जो वहां घटना हुई, अगर मैं आज कहीं सुन रहा था, अगर देखा जाए तो ये एक फिल्मी सीन की तरह है। उनसे पूछ कर कि आप हिंदू हैं, आप क्या हैं, उनसे इतना टाइम मिलिटेंट्स जो हमेशा जिनकी टैक्टिक्स ये रहती है, क्योंकि वो कमजोर होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में, इसलिए उनकी टैक्टिक्स होती है हिट एंड रन की। उनको इतना समय मिल गया कि वो लोगों को रोक रोक कर, उनको पूछ कर, कई जगह पर वो कहते हैं कि उनकी पतलूने उतार के देखकर उनको कहें। तो ये बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई। और सिंदूर में, और सिंदूर के बाद अब कितने रफेल गिरे, कितने हवाई जहाज गिरे, इन सब नैरेटिव्स के बीच में हम जो पहलगाम में घटना हुई और पहलगाम की घटना के लिए कौन जिम्मेदार थे, वो हम सारी कहानी भूल चुके। अब उस पहलगाम की घटना की कोई बात नहीं होती, अब सिंदूर की बात होती है। अब ये बात होती है कि सीडीएस ने सिंगापुर में या जकार्ता में मिलिट्री अटैची ने कुछ कह दिया, वो अब उनकी बात होती है। और हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। पहलगाम टेररिज्म का जरूर कंडेमनेशन हुआ, पर उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये मेरे को नहीं लगता कि किसी देश ने भी इस चीज को ओपनली कहा। जबकि पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट टर्की ने दिया, चाइना ने दिया और अजरबैजान जैसे कंट्री ने दिया। और हम लोग कह रहे हैं कि जी हम इनके यहाँ टूरिस्ट नहीं भेजेंगे और इनकी इकॉनमी फेल हो जाएगी। हम 1,40,40,00,000 जरूर हैं, तो सॉरी 140 करोड़ जरूर हैं, पर हमारे टूरिस्ट शायद 15-20 लाख भी नहीं होंगे साल के, जो बाहर जाना अफोर्ड कर सकते होंगे। तो हम इस मुगालते में हमें नहीं रहना चाहिए कि हम इस तरह की बात करके हम उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को असर डाल सकेंगे। हम कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स बैन करने से क्या असर पड़ता है, ठीक है, नहीं देखेंगे कुछ दिन, और लोगों ने अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं उनको देखने के लिए। तो देन इसका असर और भी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई? हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम पाकिस्तान का नैरेटिव सब जगह है। उन्होंने जो कहा 5 जहाज गिरा दिए, वो हर जगह पर कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने टेररिज्म पर, उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया उसके अनुसार हिंदुस्तान ने उनके ऊपर पहले हमला किया है। ऐसा सभी देश, अगर ऐसा नहीं होता तो सिवाय 10 देशों के बाकी सब देशों ने उनको सपोर्ट किया। अभी जिसकी भी प्रेसिडेंटशिप उनको मिली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मिली है या जिस भी बॉडी की मिली है, मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा। तो अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है तो ऐसा क्यों हुआ? हम उनको जो है लोन्स जो उनको मिलने थे, जो वो ग्रे जोन में थे एफएटीएफ के, हम क्यों नहीं उसको इंश्योर कर सके कि उनको लोन नहीं मिले? हमें ऐसी मजबूरी क्यों आई कि हम 60-61 डेलीगेट्स भेज रहे हैं विदेशों में, और हम ऐसे देशों में भेज रहे हैं जहां पर जिनका कोई असर नहीं है, जिनको पूरी दुनिया में कोई सोचता है। अभी एससीओ में जो हुआ पीछे, एससीओ में पहलगाम का मेंशन नहीं था, इसलिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर को उसको साइन करने से रोकना पड़ा। हमारा फॉरेन पॉलिसी कहाँ चली गई है कि हम इतने महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये कोई डेलीगेशन नहीं भेजा। अभी क्वाड में भी पहले तो शायद मेंशन हो रहा था, अभी आज मैं कहीं देख रहा था
ये पहलगाम का मेंशन वहां भी नहीं हो रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं अब संभाल पा रहे। हम ठीक है, मैं मानता हूं इसमें पाकिस्तान का हमारे देश में आतंक फैलाने का बहुत बड़ा हाथ है, पर हम अपने देश की स्थिति सुधार कर जो उसको फर्टाइल ग्राउंड मिल रहा है अपनी मैकेनिज्म करने के लिए, हम उस फर्टाइल ग्राउंड को से उसको डिप्राइव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम अपने लोगों को अपने पूरे हिंदुस्तान में एसिमिलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पंजाब में आफ्टर ऑल किया ना हमने इसी तरह से, पंजाब में आइसोलेट किया पाकिस्तान को, तो हम कश्मीर में ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बड़ी पैरोकियल सी पॉलिटिक्स खेली जा रही है पूरे सिचुएशन में। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा लैप्स है। इंटेलिजेंस मैक्सर टेक्नोलॉजी जो एक यूनाइटेड स्टेट्स की सैटेलाइट इमेजरी बनाने वाली संस्था है, फरवरी से लेकर और 11 मार्च को जब बलूचिस्तान में ट्रेन का हादसा हुआ था, उसके बाद भी और उससे पहले भी पहलगाम के पता नहीं कितने सैटेलाइट इमेजरीज उन्होंने बेचे हैं। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में बिल्कुल सूचना नहीं थी, पता नहीं था? तो हम कर क्या रहे हैं? हमारा जो जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, हम उसको प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इंफॉर्मेशन शायद प्रोसेस हुई थी, इसी वजह से वो वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन रुका था, जो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करना था, ट्रेन का चलना रुका था। शायद हमने उसका एनालिसिस गलत करके कि हमने ये सोचा कि मिलिटेंट उसके उस जगह पर कोई बड़ी घटना करे, हमें नहीं मालूम था कि पहलगाम में कर देंगे। या हो सकता है कि वो घटना नहीं कर पाए इस वजह से पहलगाम में कर दिया हो। पर ये तो फैक्ट है ना कि सैटेलाइट इमेजरी पहलगाम की बहुत सारे डिमांड उसकी बढ़ गई थी। तो हमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे हैव टू कीप देयर आईज एंड ईयर्स ओपन। ह्यूमन इंट कारगिल में हुआ, हमें बकर वालों ने बताया, तो हमारे ह्यूमन इंट सोर्सेस कहाँ है? टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस पे हम डिपेंड करते जा रहे हैं, हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेस कहाँ है? तो ये सब कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि मिस्ट्री रहेंगे जब तक इनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती। और मुझे नहीं लगता कि अगले 2, 3, 4 साल तक इसके ऊपर कोई इंक्वायरी होने की संभावना है।